गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हमारा जो चैप्टर नंबर 17 है वो हम कंटिन्यू करेंगे, स्टार एंड द सोलर सिस्टम। और मैं आप लोगों को ऑलरेडी फेजेस ऑफ मून के बारे में पढ़ा चुकी हूँ और अब हम स्टार्ट करेंगे। फेजेस ऑफ मून में हमने देखा था कि डे टू डे चेंजेस होता है साइज़ में और शेप के मून में एक मंथ में, उसे हम फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे? कि मून अपनी शेप जो है वो हर रोज़ चेंज क्यों करता है और क्यों हमें उसकी बैक साइड दिखाई नहीं देती? बिकॉज मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, क्योंकि जो मून है वो सन अर्थ के चारों तरफ घूमता है और जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। इसलिए जो मून है वो सन के अर्थ के साथ साथ सन के चारों तरफ भी घूमता है। मून इज़ नॉन ल्यूमिनस बॉडी, जो मून है वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। वो हमें अर्थ पे जितना सनलाइट का पार्ट रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे आता है उतना हमें वो मून दिखाई देता है। इसीलिए वो सिर्फ अपने उसकी नॉन ल्यूमिनस बॉडी होने की वजह से और सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से जो पार्ट हमें दिखाई देता है, इसलिए हमें कभी भी मून की बैक साइड दिखाई नहीं देती। कभी कभी रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि जो मून होता है वो बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के, ठीक है, अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। इस पोजीशन में मून कैन नॉट रिफ्लेक्ट सनलाइट टुवर्ड्स द अर्थ। तो जो मून है वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं आ पाता सनलाइट का और हमें मून दिखाई नहीं देता। इस पोजीशन को हम न्यू मून पोजीशन और इस डे को न्यू मून डे बोलते हैं। और कुछ कभी कभी क्या होता है, अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन, की अर्थ आ जाती है मून और सन के बीच में। इस पोजीशन में क्या होता है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द मून रिफ्लेक्ट सनलाइट, ज़्यादातर पार्ट जो होता है मून का वो रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को अर्थ पर और हमें कंप्लीट मून दिखाई देता है। इस पोजीशन को हम फुल मून और इस डे को फुल मून डे बोलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मून्स सरफेस। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये हमें सभी को पता है कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है और ये नेचुरल सैटेलाइट भी बोला जाता है अर्थ की। और जो मून है वो कितनी किलोमीटर दूर होता है, 3,84,400 किलोमीटर दूर होता है अर्थ से। द मून इज़ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट, बहुत ही आकर्षक ऑब्जेक्ट है मून। आप सभी ने देखा भी होगा, ज़्यादातर जो पोइट्स होते हैं या फिर जो स्टोरी टेलर्स होते हैं वो अपनी स्टोरी में और पोइट्स अपनी पोइट्री में मून का जिक्र करते रहते हैं। और आपने भी कभी लोरी सुनी होगी अपनी मम्मी से और ग्रैंड मदर से कि चंदा मामा दूर के, ठीक है। तो साइंटिस्ट वांट टू नो अबाउट मून फ्रॉम एंशियंट टाइम। साइंटिस्ट जानना चाहते थे मून के बारे में बहुत पुराने टाइम से ही, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए मून पर टाइम टू टाइम। और एक डे इतिहास में ऐसा भी आया दिन कि जिस दिन जो मैन है वो एक मैन ने लैंड किया मून पे। इट वॉज, कौन सा डे था वो, 21 जुलाई 1969 और इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, जब एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लैंडेड किया मून पर फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद एडविन ऑल्ड्रिन ने ऑन द सरफेस ऑफ द मून दे फाउंड दैट इज डस्टी एंड बैरन। तो उन्होंने क्या देखा कि जो मून की सरफेस है वो डस्टी और बैरन है, मीन्स की बंजर टाइप की है और बहुत ज़्यादा धूल है वहाँ पे। सरफेस ऑफ द मून हैज़ मैनी क्रेटर्स, उसमें बहुत सारे क्रेटर्स हैं और ये जो क्रेटर्स हैं ये बार बार हिट होते रहते हैं मेटेओराइट से। तो जो व्हेन द मून इज़ फुल यू कैन सी द बिग क्रेटर्स। जब फुल मून होता है तो हमें बिग क्रेटर्स दिखाई देते हैं जिसे हम कॉपरनिकस बोलते हैं। और बहुत सारे डार्क पैचेस दिखाई देते हैं हमें मून सरफेस पे। ये फ्लैट्स एरियाज हैं जो लावा के ठंडे होने के बाद सॉलिड हो गए और हमें दिखाई देते हैं। मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जब उस पर सनरेज पड़ती हैं तो वो 123 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गर्म हो सकता है, जो कि बॉइलिंग वाटर से भी ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड है। और जब उस पर सनशाइन नहीं होती तो वो -123 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा भी हो सकता है, जो कि बहुत ही ठंडा जगह हो जाती है। और वहाँ पे कोई वाटर भी नहीं है, इसीलिए वहाँ पे कोई लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करती। और ना ही वहाँ एटमॉस्फेयर की एब्सेंस की वजह से हमें किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि साउंड को भी ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। नाउ द टॉपिक इज द स्टार्स। अदर दैन द मून, मून के अलावा और भी बहुत सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई में जो हमें दिखाई देते हैं, उन्हें स्टार्स बोलते हैं। कुछ इनमें ब्राइट होते हैं और कुछ डिम होते हैं और इन्हें हम ह्यूज हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं। और एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत सारे जो स्टार्स हैं जो कि पृथ्वी से दिखाई देते हैं उन पर ऑब्जर्व करके उन्हें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि जो स्टार्स होते हैं वो कैलेस्टियल ल्यूमिनस बॉडी होती है और जो कि अपनी लाइट लगातार नाइट स्काई में जो हमें दिखते हैं वो अपनी लाइट
लाइट की वजह से ही दिखते हैं। तो अब उन्होंने ये क्वेश्चन आया कि स्टार्स का जो बर्थ प्लेस होता है वो क्या होता है, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया न्यू स्टार्स फ्रॉम विद इन वास्ट क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड द नेबुला। जो न्यू स्टार्स है वो गैस और धूल के बड़े बड़े बादलों के अंदर बनते हैं, जिसे हम नेबुले बोलते हैं। कुछ नेबुले ब्राइट होते हैं और कुछ डार्क कलर के होते हैं। डार्क नेबुला मोस्टली डस्ट से बनते हैं, तो वो हमें धुंधले दिखाई देते हैं और उनके पीछे जो तारे होते हैं उनकी लाइट को भी छुपा देते हैं, तो वो हमें डार्क पैचेस की तरह दिखाई देते हैं स्टारलेस स्काई में। हम उन्हें टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टार्स के बारे में। वी कैन नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट। हमें वो दिन में नहीं दिखाई देते क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट होती है। स्टार्स परमानेंट नहीं होते, वो बनते हैं गैसेस से, मेनली हाइड्रोजन, और एंड अप हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइट ड्वार्फ, कि वाइट ड्वार्फ स्टार के फॉर्म में, कि छोटा तारा, सफ़ेद तारा बन के फिर वो गायब हो जाता है। स्टार्स लिव फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, उनकी जो लाइफ होती है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स की होती है, और उन्हें क्लासीफाइड कर सकते हैं ब्राइटनेस, कलर और टेम्परेचर और साइज पे। स्टार्स आर मच बिगर दैन अवर अर्थ। स्टार्स जो हैं वो हमारी पृथ्वी से, हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और व्हेन वी फ्रॉम द अर्थ स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जब हम पृथ्वी से उन्हें देखते हैं अर्थ से, तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो मूव कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, उसकी एक्सेस पे। लेकिन एक तारा ऐसा है जो हमेशा स्टेशनरी पोजीशन में रहता है, उसे हम पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा बोलते हैं। और ये पोल स्टार क्यों अपनी स्टेशनरी पोजीशन में रहता है? बिकॉज इट लाइज ऑन द इमेजनरी एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो इमेजनरी एक्सेस पे रहता है और रोटेशन ऑफ द अर्थ की। सो आपका ये जो चैप्टर है वो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड पार्ट जिसमें हमने आपको स्टार्स तक पढ़ाया। सो थैंक यू सो मच।